हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें। और चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तो जो हमारा CAS 2 है वो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के ऊपर है, जिसको रिवाइज किया गया था 2015 में एंड इशू किया गया था ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ICAI के द्वारा। और इस स्टैंडर्ड ने जो है रिप्लेस किया है CAS 2 रिवाइज टू 2012। मतलब 2012 में जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था उसको रिप्लेस किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज हुआ फिर से 2015 में, तो इसने, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड डील करता है वही प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग दी कैपेसिटी ऑफ अ फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन करना इससे ये डील करता है। दूसरा, ये स्टैंडर्ड डील करता है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। मतलब एंटिटी की कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है किस लिए? फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ताकि हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लग सके और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हम कर पाएँ कॉस्ट स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वही यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना इसके प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स में। स्कोप की बात करें तो ये स्टैंडर्ड जो है वो कॉस्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, जिसमें आपके रिक्वायर्ड जो भी अटेस्टेशन है वो भी इंक्लूडेड होते हैं, और विच रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ओवरहेड्स हैं, उसकी भी कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। डेफिनेशंस हमें यहाँ पे कुल मिला के 5 गिवन है, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या है? ये ना डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? नॉर्मल और एक्चुअल का। यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारा एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी कहलाता है। जहाँ पर जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो छोटी होती है, मतलब वो कम होती है नॉर्मल से, है ना। तो बेसिकली तभी तो एबनॉर्मल आया, क्योंकि नॉर्मल मतलब एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? इसको मेजर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में, मतलब कि कितना प्रोडक्शन का वॉल्यूम है ना। एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमने कितना प्रोडक्शन किया, उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम। तो इस टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में हमारा ये एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेजर किया जाता है। वॉल्यूम जो है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यूनिट्स, भाई हमने कितनी यूनिट्स बनाई या फिर कितने मैन आवर्स लगे, ये सब। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की परसेंटेज के तौर पर, ठीक है, कि जो भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका परसेंटेज के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो एन एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, सर्विस या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन। मतलब कि हम ऐसे, मतलब ये जो चीज़ें हमें गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, वही हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कि हाँ भाई हमें इस चीज़ के ऊपर कॉस्ट, मतलब इस चीज़ की कॉस्ट निकालनी है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। फोर्थ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था सेकंड पॉइंट में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मतलब इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है ना, मैक्सिमम।
मैक्सिमम कैपेसिटी होती है of producing goods or providing services determined either based on technical specification of the facility or through a technical evaluation। मतलब हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी हमारी फैसिलिटी के पास कितनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, कितने हम टेक्निकली हमारे पास सुविधाएं हैं, और हम इसको इवैल्यूएट करते हैं और फिर हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड या फिर अचीवेबल ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, नॉर्मली, है ना, कि भाई हम कितना प्रोडक्शन एंड सर्विसेज का वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली हम कितना जो है एक टाइम पीरियड में जो है हम बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी होता है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी की बात करें तो ये डिफरेंस होता है इंस्टॉल्ड और नॉर्मल कैपेसिटी के बीच का, ठीक है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी को माइनस करके। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी की बात करें तो आप कैसे कैपेसिटी डिटरमाइन करोगे। नंबर 1, कैपेसिटी हम डिटरमाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि हमने कितनी यूनिट्स बनाई, है ना। दूसरा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो अभी हमने पढ़ा कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कि आप ये देखोगे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं आपकी, टेक्निकल इवैल्यूएशन करोगे आप। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, इनकी कैपेसिटी डिटरमाइन करोगे। ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है, मतलब मशीन्स जो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में मौजूद है वो कितना काम कर रही हैं, नंबर ऑफ़ शिफ्ट, मशीन आवर्स क्या हैं या मैन आवर्स क्या हैं, इससे आपको आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पता चलेगी। और इन केस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, अगर किसी केस में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो हम टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा कैपेसिटी को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और इन केस द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी असेस्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डिटरमाइन करना है, तो वो आपको गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। थर्ड आता है हमारा रीअसेसमेंट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि हमने एक बार इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डिटरमाइन कर ली, अब हम उसको दोबारा से असेस करेंगे, दोबारा से। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को दोबारा से रीअसेस किया जाएगा। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको कुछ एडिशन करना है, हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जो हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डिटरमाइन करी है उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको रीअसेस करते हैं। तो इन केस द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें हमने रीअसेस किया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, तो गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शन दे रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इंस्टॉल कैपेसिटी को क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल कैपेसिटी आप कैसे डिटरमाइन करते हो, द एडजस्टमेंट मे बी ऑफ द फॉलोइंग नेचर। अच्छा, तो नॉर्मल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड आफ्टर सूटेबल एडजस्टमेंट, कि नॉर्मल कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, आपको ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। किस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। तो वो एडजस्टमेंट है क्या, नंबर 1, टाइम लॉस्ट, जो आपका टाइम लॉस्ट हो गया। क्यों लॉस्ट हो गया, ड्यू टू शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव और प्लान्ड मेंटेनेंस, मतलब आपका टाइम जो है वो बर्बाद हो गया आप कह सकते हैं, तो उसको आप एडजस्ट करोगे। नंबर ऑफ़ शिफ्ट, मशीन आवर्स, हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन्स, नॉर्मल आइडल टाइम, ये सब आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, है ना, क्योंकि इनमें चेंजेस आते हैं। नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बाद आप नॉर्मल कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे। प्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉस्ट स्टेटमेंट शेल प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब आपके कॉस्ट स्टेटमेंट में आप क्या CS2 के अंतर्गत आप क्या प्रेजेंट करोगे, आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रेजेंट करोगे, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब जो तथ्य है उसमें। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शैल बी प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के परसेंटेज के तौर पे के रूप में आप जो है एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्रेजेंट करेंगे। डिस्क्लोजर की बात करें तो द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, मतलब आपका जो कॉस्ट स्टेटमेंट इसमें बनेगा वो क्या डिस्क्लोज करेगा। पहला,
क्या डिस्क्लोज करेगा? बेसिस फॉर अराइविंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, कि आपने ये जो कैपेसिटी डिटरमाइन करी है इसका क्या बेसिस रहा, किस बेस पे आपने कैपेसिटी डिटरमाइन करी है, वो आप शो करोगे, मतलब डिस्क्लोज करोगे। दूसरा, कोई भी अगर आपने चेंजेस करे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी में, उसके रीज़न के साथ आप शो करोगे, डिस्क्लोज करोगे। तीसरा, अगर आपने कैपेसिटी को एनहेंस किया है आउटसोर्सिंग के ज़रिए, यानी कि थर्ड पार्टी के ज़रिए आपने क्या करा, अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करा, तो वो भी आप डिस्क्लोज करोगे अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स में। और अगर आपने अपनी कैपेसिटी को आउटसोर्स कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी को दे दी है, तो वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। डिटेल्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड लाइक सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, और क्या आपने खुद से प्रोड्यूस करा है या फिर आपने किसी बाहर से प्रोड्यूस करवाया है, ये भी आप डिस्क्लोज करोगे। रीज़न फॉर लो कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी लो है उसका क्या रीज़न है, मतलब आपने यूटिलाइज़ नहीं करा अपनी जो भी आपकी कैपेसिटी थी, आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं करा, तो उसके क्या रीज़न्स हैं, ये भी आप डिस्क्लोज करेंगे। फिर एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मतलब हुआ तो अंडर यूटिलाइजेशन, आपने ढंग से यूटिलाइज भी नहीं करी कैपेसिटी, उसके बावजूद एबनॉर्मल कॉस्ट आ गई, तो वो भी आप इसमें शो करोगे। डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वांटिफिएबल, आप डिस्क्लोजर तभी करोगे जब आपका मटेरियल जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि इम्पॉर्टेंट होगा, क्वांटिफिएबल होगा, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तब आप उन्हीं चीज़ों को ही आप डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑब्वियसली आप डिस्क्लोजर कैसे करोगे, कॉस्ट स्टेटमेंट के रूप में आप करेंगे, एज अ फुट नोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल। तो ये था CAS 2, आई होप क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।